आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे फ्यूज़ के बारे में। ये लेक्चर मैंने स्पेशली डिज़ाइन करा है कि जितने भी क्वेश्चन जो कि फ्यूज़ के ऊपर आए हैं, ठीक है, इस एग्ज़ाम में जो रिसेंटली हो रहे हैं, जेई और एई के एग्ज़ाम्स या फिर प्रीवियस एग्ज़ाम्स में, वो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने कवर करे हैं। तो एक्चुअली मेरा जो टारगेट रहता है कि मैं जो इस टाइप के लेक्चर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ चल रही है, इसके अंदर जब मैं टॉपिक कोई कवर करूँ, तो अगर आपने वो लेक्चर देख लिया, तो आपके लगभग 50 से 60 क्वेश्चन लगने चाहिए, ठीक है? तो यही हमारा फोकस रहता है, इसीलिए मैं इसको डेली नहीं बनाता हूँ। जब मेरे पास अच्छा खासा मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ और उनका एक मटेरियल तैयार हो जाता है, तब ये लेक्चर जाके बनाता हूँ। तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस रहता है और हर बार हर दिन नहीं मिलता आप लोगों को। अब इस समय करंटली आपको पता है कि स्विचगेयर प्रोटेक्शन सीरीज चल रही है यूथ पब्लिकेशन की, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। तो वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको मैंने निकाला है, जिससे मैंने देखा कि बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको मैं इस पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जो है, जो आज फ्यूज़ पे हम लोग कवर कर रहे हैं, यहाँ पे मैं कवर करूँगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा क्वेश्चन सहित, तो आप इसके लिए यूथ पब्लिकेशन सीरीज़ का जो हमारा लेक्चर चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मिनिमम मैंने कॉस्ट रखी हुई है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे कि फ्यूज़ लॉ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। फ्यूज़ लॉ क्या होता है? तो फ्यूज़ लॉ बेसिकली ये बताता है कि कितनी करंट एक फ्यूज़ वायर कैरी कर सकता है। तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो लाइव वायर जो होता है, लाइव वायर के सीरीज़ में हम लोग फ्यूज़ लगाते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो लाइव वायर के सीरीज़ में हम लोग फ्यूज़ लगाते हैं और फ्यूज़ जो होता है वो एक पार्ट की तरह वर्क करता है नॉर्मल कंडीशन में। तो फ्यूज़ जो है उसके अंदर से करंट फ्लो करता है आई। जब ये करंट एक पर्टिकुलर रेटेड वैल्यू को पार कर जाता है, तो ये फ्यूज़ वायर आपका यहाँ से मेल्ट हो जाएगा और सर्किट डिसरप्ट हो जाएगा। तो फ्यूज़ लॉ ये बताता है कि कोई भी फ्यूज़ वायर जो है वो कितना करंट कैरी कर सकता है, डेट इज़ द फ्यूज़ लॉ, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट जब नॉर्मल कंडीशन चल रही होती है, तो नॉर्मल करंट फ्यूज़ वायर में से निकल रहा होता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन हाँ, और स्टेडी स्टेट में जो टेम्परेचर होता है फ्यूज़ वायर का, वो भी उसके मेल्टिंग पॉइंट से, मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होता है। यानी कि मान के चलते हैं अगर कोई फ्यूज़ वायर है जो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलेगा, तो जब उसके अंदर से नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा होगा, तो उसमें 200 डिग्री के अप्रॉक्स टेम्परेचर बन रहा होगा। तो स्टेडी स्टेट में यानी कि नॉर्मल कंडीशंस में जो फ्यूज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर नॉर्मल करंट जब फ्लो करेगा, तो हमेशा फ्यूज़ का जो टेम्परेचर है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा। क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट? तो ये बात आपको याद रखनी है। अब अगर हम इसको देखें तो फ्यूज़ हमारा तब तक अच्छे से काम कर लेगा जब तक कि टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा या बराबर होगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। वो मेल्टिंग पॉइंट से कम ही होगा बल्कि, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि टेम्परेचर को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हीट जो जनरेट होगी जब करंट फ्लो करेगा फ्यूज़ में से, तो ये डिसाइड करेगी कि टेम्परेचर कितना है। तो एक्चुअली अगर हम बात करते हैं, अगर जितनी हीट बन रही है फ्यूज़ के अंदर बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, अगर उतनी हीट डिसिपेट भी हो रही है, तो उसका टेम्परेचर लेस रहेगा मेल्टिंग पॉइंट से। समझ में आ रही है? तो कोई भी, अगर हम किसी भी बॉडी की बात करें, कोई भी बॉडी का टेम्परेचर तभी बढ़ना स्टार्ट होता है जब उसके अंदर जो हीट जनरेट हो रही है और हीट डिसिपेट हो रही है, इनकी इक्वेशन में इम्बैलेंस हो जाता है। यानी कि अगर डिसिपेट कम हो रही है और बन ज़्यादा रही है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो राइज अप होना स्टार्ट हो जाता है। सो डेट इज़ द सिंपल फिजिक्स जिसके पीछे जो इसके पीछे के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब यानी कि अगर हम देखते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा टेम्परेचर लेस रहे मेल्टिंग टेम्परेचर से, तो जितनी भी हीट जनरेट होगी फ्यूज़ में वो मस्ट बी इक्वल टू द हीट डिसिपेटेड। अब अगर हम इनको इक्वल रख दें, तो हीट जो जनरेट हो रही है ये आई स्क्वायर के प्रपोर्शन है, और जो हीट जो डिसिपेट हो रही है वो डायमीटर ऑफ द वायर के 3 पावर के प्रपोर्शन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्वेश्चन निकल के आई कि आई स्क्वायर इक्वल टू के इंटू डी3। और अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो हम कह सकते हैं कि करंट जो एक फ्यूज़ वायर में फ्लो करेगा वो कितना होना चाहिए, वो उसके डायमीटर के 3/2 पावर के होना चाहिए। यानी कि 3/2 का मतलब 1.5। तो जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है किसी भी फ्यूज़ की, वो कितनी होनी चाहिए, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी डायमीटर ऑफ द फ्यूज़ वायर की। जो हम लोग फ्यूज़ वायर ले रहे हैं उसका डायमीटर की पावर 1.5 के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो फ्यूज़ है ना, वो अच्छे से काम करता रहे, तो उसके लिए मस्ट कंडीशन है कि उसका टेम्परेचर लेस देन हो मेल्टिंग टेम्परेचर से। और ऐसा करने के लिए जो करंट हम उसके अंदर फ्लो करवा सकते हैं, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होनी चाहिए डी की पावर 1.5। यानी कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही हम
किसी भी फ्यूज़ की रेटिंग डिसाइड करेंगे या फ्यूज़ में से करंट फ्लो करवाएंगे। सो दैट इज़ द फ्यूज़ लॉ। आई होप समझ में आ गया होगा बेसिक चीज़ें। बहुत डिटेल में इसको हम लोग जब स्विच गियर प्रोटेक्शन की सीरीज़ लेक्चर वाली चालू होगी तो वहाँ कवर कर लेंगे। अभी आप ये समझ लो कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रेटिंग्स हैं जिसको हम आज चर्चा करेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो कह सकते हो जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है और नाम के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो जैसे कि करंट रेटिंग। करंट रेटिंग फ्यूज को क्या बताती है? ये बताती है कि मैक्सिमम करंट जो कि फ्यूज कैरी कर सकता है विदाउट डैमेज। ध्यान रखना, मैक्सिमम और मिनिमम का बड़ा खेल है। जब हम लोग एमसीक्यू देखा, मैंने एमसीक्यू करा रहा था, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम कोई फ्यूज़ लेके आते हैं कि भाई ये नया हम फ्यूज़ मार्केट से ख़रीद के लाए हैं, तो मैक्सिमम करंट जो कि ये फ्यूज़ वायर तुम्हारा अपने अंदर से पास होने देगा बिना डैमेज हुए, विदाउट डैमेज, उसको हम कह देंगे करंट रेटिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूज़ मेल्ट ना हो, तो करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर करंट सेट करें। यानी कि फ्यूज़ अगर हम खरीद रहे हैं तो उसकी जो करंट रेटिंग है वो उस पर्टिकुलर लाइन की या उस पर्टिकुलर सर्किट की करंट रेटिंग से मैच करनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा फ्यूज जो है वो डैमेज ना हो। दूसरा आता है फ्यूज करंट। इसको हम लोग फ्यूज करंट भी कहते हैं और कई जगहों पे से फ्यूजिंग करंट भी कहते हैं, फ्यूजिंग करंट। सो दिस इज बेसिकली द मिनिमम करंट। ठीक है, अब देखो यहाँ मिनिमम आ गया, ये मैक्सिमम करंट था जो कि वो हैंडल कर सकता है बिना डैमेज हुए। फ्यूजिंग करंट क्या है? मिनिमम करंट है जिस पे फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और सही भी है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि वो न्यूनतम अमाउंट का करंट जिस पे फ्यूज मेल्ट हो जाए, ठीक है, वो हो गया फ्यूजिंग करंट। क्योंकि अगर हम यहाँ मैक्सिमम लिख देंगे तो मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। अगर मान के चलते इन्फानाइट करंट आ गया तब भी फ्यूज मेल्ट होगा, 100 एम्पेयर का करंट आ गया तब भी फ्यूज मेल्ट होगा, 20 एम्पेयर का करंट आ गया तब भी फ्यूज मेल्ट होगा, लेकिन 19 पे मेल्ट नहीं होगा। तो 20 एम्पेयर जो होगा वो फ्यूजिंग करंट हो जाएगा। मतलब मिनिमम करंट जिस पे फ्यूज हमारा मेल्ट होगा, उसके ऊपर कितना भी जा सकते हो पर मिनिमम इतना करंट आपको फ्यूज को मेल्ट कर देगा। क्लियर हो गया? तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है। सही है। और नेक्स्ट आते हैं कि नॉर्मल करंट क्या होता है। नॉर्मल करंट मतलब कि जो डे टू डे सिनारियो में वो फ्लो कर रहा है फ्यूज में से, जिसके अंदर से फ्यूज मेल्ट नहीं हो रहा। तो मतलब जनरली जो करंट फ्लो करता है फ्यूज वायर में से, जिसमें फ्यूज एलिमेंट जो होता है वो इंटेक्ट रहता है। इंटेक्ट मतलब बचा रहता है, मेल्ट नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछ लिया गया है, पेपर में पूछा गया, पीक फ्यूजिंग करंट क्या होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हमारा फॉल्ट होगा, है ना, तो फॉल्ट मैक्सिमम फॉल्ट शॉर्ट सर्किट करंट फ्यूज में से फ्लो करेगा, और वो मैक्सिमम करंट फॉल्ट का जो कि फ्यूज एलिमेंट कैरी कर सकता है विदाउट ओवर हीटिंग और मेल्टिंग। ठीक है। क्या हुआ कि जैसे मान के चलते हैं हमने फ्यूज लगाया, ठीक है, अब फ्यूज में शॉर्ट सर्किट यहाँ पे फॉल्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होती क्या हुआ, करंट की वैल्यू 10 एम्पेयर जो नॉर्मली फ्लो कर रही थी वहां से राइज होते होते 100 एम्पेयर तक चली गई बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट सर्किट। अब मान के चलते हैं 10 से लेके जब 30 एम्पेयर तक शॉर्ट सर्किट करंट गया, तो 30 एम्पेयर जो है वहां पर जाके, मतलब वहां तक सही रहा, जैसे ही 31 एम्पेयर हुआ फ्यूज मेल्ट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट करंट, शॉर्ट सर्किट इज बेसिकली अ फॉल्ट, तो फॉल्ट करंट की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर हमारा जो फ्यूज है वो मेल्ट नहीं हुआ, उसको हम लोग कह देंगे फ्यूजिंग, पीक फ्यूजिंग करंट। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो जैसे मैंने बताया ना, 10 एम्पेयर से बढ़ना शुरू होगी और 100 एम्पेयर तक जाएगी 10 एम्पेयर से, तो 30 एम्पेयर तक वो मैक्सिमम करंट था जब फ्यूज मेल्ट नहीं हुआ। जैसे ही 31 एम्पेयर हुआ फ्यूज मेल्ट हो गया, यहाँ पे फ्यूज मेल्ट हो गया, तो ये हो गया फ्यूज मेल्ट। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू यहाँ पर आपकी निकल के आ गई। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो जैसे ही आपकी 30 को क्रॉस करेगी फ्यूज मेल्ट हो गया, तो 30 हमारा जो है 30 हम कह सकते हैं हमारी पीक फ्यूजिंग करंट हुई, जो कि विदाउट मेल्टिंग उस फ्यूज वायर से पास ऑन हो गई। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये जो बेसिकली है, ये हम लोग एचआरसी फ्यूज के अंदर बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल आता है, क्योंकि एचआरसी फ्यूज जो होते हैं वो हाई फॉल्ट करंट को थोड़ी देर तक बर्दाश्त करते हैं। नॉर्मल तो अगर कोई फ्यूज ले रहे हो आप, तो जैसे ही उसके अंदर फॉल्ट करंट जाएगा फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। लेकिन जो एचआरसी फ्यूज होते हैं उनके अंदर ये खास बात होती है कि वो थोड़ी देर तक फॉल्ट करंट को बर्दाश्त करते हैं, देन उसके बाद मेल्ट होते हैं। तो थोड़ा सा टाइम देते हैं वो कि शायद फ्यूज फॉल्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अगर नहीं क्लियर होता तब जाके डैमेज होते हैं। तो ये उस डिले टाइम में क्या होगा, करंट बढ़ता जाएगा और 30 एम्पेयर से जैसे ही आगे जाएगा फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। तो 30 एम्पेयर इज द पीक फ्यूजिंग करंट। एग्जांपल समझ में आ गया होगा? देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे आर करंट। ये बहुत पूछा जाता है। आर करंट क्या हुआ कि अगर हम फ्यूज को देखें तो फ्यूज नॉर्मली चल रहा है, उसके अंदर नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ही करंट की वैल्यू राइज अप करेगी, थोड़ी देर बाद फ्यूज क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा।
फ्यूज़ मेल्ट होकर इस तरीके से लटक जाएगा। लेकिन क्या होगा यहाँ पर, जैसी फ्यूज़ लटकेगा तो करंट स्टॉप नहीं होगी, बल्कि करंट जो होगा यहाँ पे आर्किंग के थ्रू फ्लो करने लगेगी। तो करंट जो है वो वाया आर्किंग सिस्टम के अंदर कंटिन्यूसली फ्लो करती रहेगी। थोड़ी देर बाद ये आर्क भी क्वेंच हो जाएगी, आर्क क्वेंच यानी कि आर्क खत्म हो जाएगी, एंड देन उसके बाद जाके हम कहेंगे कि फ्यूजिंग ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आर्किंग के समय में कितना करंट फ्लो कर रहा है फ्यूज में से, उसको हम कहते हैं आर्क करंट। तो करंट जो कि फ्लो करेगा ड्यूरिंग द आर्किंग पीरियड, मैंने बताया फ्यूज मेल्ट होगा एंड देन आर्क बन जाएगी, तो उस समय जितना करंट फ्यूज में से फ्लो कर रहा होगा दैट इज पर्टिकुलरली आर्क करंट। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। एक बात आपको याद रखनी है, जब भी हम लोग फ्यूज़ लें, जब भी हम लोग फ्यूज़ की करंट रेटिंग डिसाइड करें, तो उसकी हमेशा करंट रेटिंग जो है वो स्मॉलेस्ट केबल जो हम सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं उसकी करंट रेटिंग से कम होनी चाहिए। ठीक है, क्या मतलब हुआ? स्मॉलेस्ट केबल का मतलब हो गया कि जो आपका मान के चलते हैं अगर कोई सिस्टम है तो उस सिस्टम में जो कंपोनेंट, हम बहुत तरीके के कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे, तो कोई कंपोनेंट, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, एक कंपोनेंट होगा, मान के चलते हैं इसकी जो करंट रेटिंग है वो है 3 एम्पेयर, इसकी है 5 एम्पेयर, इसकी है 15 एम्पेयर। तो जो फ्यूज़ लगाओगे तुम, फ्यूज़ का काम क्या होता है? फ्यूज़ का काम ये होता है कि जब भी करंट, ओवर करंट जब भी जाए, ओवर करंट आए तो फ्यूज़ खुद को कुर्बान कर दे, मेल्ट आउट हो जाए और हमारे जो सिस्टम है उसको बचा ले। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम फ्यूज़ खरीदने जाएंगे तो हमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा सिस्टम है जो 3 कंपोनेंट से मिलके बना है उसमें जो सबसे कम रेटिंग का कंपोनेंट है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली प्रोन टू द फॉल्ट है, कि अगर जरा सा भी करंट बढ़ेगा तो सबसे पहले कंपोनेंट 1 उड़ जाएगा। तो इसीलिए जो फ्यूज़ लगाओगे उसकी जो रेटिंग होगी, करंट रेटिंग, यानी कि वो रेटिंग जिस नॉर्मली जिसमें फ्यूज़ काम करेगा और अगर उसके ऊपर जाएगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो वो जो करंट रेटिंग होगी फ्यूज़ की वो शुड बी लेस देन दिस पर्टिकुलर 3 एम्पेयर। ठीक है, तो जो वीकेस्ट कंपोनेंट है उससे कम रेटिंग हम रखेंगे, ताकि जब भी फॉल्ट आए तो अगर हमने वीकेस्ट कंपोनेंट को बचा लिया फॉल्ट से बाई मेल्टिंग द फ्यूज़, तो पूरा सिस्टम ही मान के चलेंगे हम बच गया। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इसीलिए पॉइंट मैंने लिखा है, इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन आया था कि करंट रेटिंग जो फ्यूज़ की होगी वो करंट रेटिंग ऑफ द स्मॉलेस्ट केबल इन द सिस्टम। स्मॉलेस्ट केबल का मतलब जो केबल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे छोटी केबल होगी उसका सबसे छोटी रेटिंग होगी, तो उससे कम रेटिंग फ्यूज़ की रखी जाती है। तो अगर आप किसी सब स्टेशन को डिज़ाइन कर रहे हो या कहीं पर भी आप फ्यूज़ लगा रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है टाइम ऑफ ऑपरेशन पे। तो मैंने बताया कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस आपको समझ लो, एक बार विजुलाइज कर लो कि फ्यूज़ लगा हुआ है, ये फ्यूज़ वायर है। अब क्या होगा, जैसे ही ओवर करंट आएगी, नॉर्मल करंट जा रही है, अब जैसे ही करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी ओवर करंट, देन ओवर करंट के बाद क्या होगा, फ्यूज़ जो होगा वो मेल्ट आउट हो जाएगा। तो फ्यूज़ मेल्ट, अब फ्यूज़ मेल्ट को हम ये नहीं कहेंगे कि फ्यूज़ का ऑपरेशन खत्म हो गया। फ्यूज़ मेल्ट का मतलब बस जस्ट फ्यूज़ टूट गया है। अब फ्यूज़ मेल्ट होने के बाद क्या होगा, इसके अंदर आर्किंग हो जाएगी। तो फ्यूज़ मेल्ट के बाद आर्किंग का पीरियड स्टार्ट होगा, आर्किंग होगी, तो आर्किंग के टाइम में भी फ्यूज सर्किट कंप्लीट रहेगा और करंट जो होगा वाया आर्किंग फ्लो करेगा, इसको हम लोग आर्किंग करंट कहेंगे। देन थोड़ी देर बाद क्या होगा, आर्क जो होगी वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। समझ में आ रही है? तो बिल्कुल ऐसे ही सर्किट ब्रेकर में भी मैंने आपको सबस्टेशन सीरीज में बताया था कि जब हम कॉन्टेक्स्ट को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आर्क हो जाती है, आर्किंग हो जाती है। अब आर्किंग जब खत्म होती है तब हम कहेंगे कि सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन खत्म हुआ है, आर्क क्वेंचिंग के बाद। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ओवर करंट जब आया, जब फॉल्ट आया, वहां से लेकर फ्यूज मेल्ट होने तक का जो टाइम है उसे टी मेल्टिंग कहा जाता है, मेल्टिंग टाइम पीरियड। ये समझ लो, इसके ऊपर मैंने देखा काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं कि टाइम पीरियड के नाम पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मेल्टिंग, टी मेल्टिंग किसे कहेंगे कि ओवर करंट आया और फ्यूज मेल्ट हुआ, तो इनके बीच का जो टाइम पीरियड है दिस इज व्हाट वी कॉल द टी मेल्टिंग। अब फ्यूज मेल्ट होने के बाद आर्क बनी एंड आर्किंग के बाद आर्क खत्म हुई। तो आर्क बनने से लेकर आर्क खत्म होने तक, या कह सकते हो भाई देखो जैसे ही फ्यूज मेल्ट होगा तुरंत ही आर्क आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं फ्यूज के मेल्ट होने से लेकर आर्क के खत्म होने तक, दिस पीरियड इज नोन एज आर्किंग टाइम पीरियड। ठीक है, समझ में आ रही? दो टाइम पीरियड हो गए, मेल्टिंग टाइम पीरियड एंड आर्किंग टाइम पीरियड। ठीक है, देन इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ओवर करंट जब आया, यानी कि जैसे ही फॉल्ट आया, फॉल्ट ओवर करंट फॉल्ट की वजह से आया, वहां से लेकर आर्क के खत्म होने तक ये जो पूरा टाइम पीरियड है दिस इज व्हाट वी कॉल्ड टाइम ऑपरेटिंग टाइम ऑफ फ्यूज। ठीक है, तो ऑपरेटिंग टाइम अगर हम कहते हैं कि फ्यूज को काम करने में, फ्यूज को सर्किट को ब्रेक करने में कितना समय लगा, तो ओवर करंट फॉल्ट के आने से लेकर आर्क के खत्म होने तक का समय जो होगा उसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द फ्यूज, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द टी मेल्टिंग टाइम। ठीक है,
प्लस टी आर्किंग टाइम। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो टी मेल्टिंग प्लस टी आर्किंग, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। तो जब भी टाइम के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएंगे। इनको फिल्टरिंग क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसके लिए जिसने ढंग से पढ़ा है वही केवल ये क्वेश्चंस कर सकता है। तो इसलिए जब भी एग्जाम होता है तो ऐसे कुछ क्वेश्चन डाले जाएंगे जहाँ पे जो बच्चे कम पढ़े हैं उनको निकाला जा सके। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को मैं हमेशा फिल्टरिंग आउट क्वेश्चन कहता हूँ। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर लेक्चर्स मेरे देख रहे हो तो आपको कोई फिल्टर आउट नहीं कर पाएगा एग्जाम्स में। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म होती है फ्यूजिंग फैक्टर। ठीक है, फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है? फ्यूजिंग फैक्टर बेसिकली होता है फ्यूजिंग करंट डिवाइड बाई करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। तो बेसिकली एक फैक्टर होता है, या कह सकते हो रेशियो होता है, जिसके अंदर हम लोग फ्यूजिंग करंट कितनी है डिवाइड बाई करंट रेटिंग। अब इन दोनों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें इसको, फ्यूजिंग करंट मैंने अभी कवर करा कि वो मिनिमम करंट जिस पर फ्यूज मेल्ट हो जाएगा वो हो गई फ्यूजिंग करंट। तो न्यूमरेटर क्लियर हो गया। डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। इसका क्या मतलब? वो करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, ये भी मैंने आपको बताया था कि मतलब मैक्सिमम करंट जो कि फ्यूज से पास हो सकती है या फ्यूज जो हैंडल कर सकता है बिना मेल्ट हुए, दैट इज व्हाट वी कॉल द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फ्यूजिंग फैक्टर ये बताता है कि करंट रेटिंग फ्यूज की कितनी है, यानी कि कितना करंट हम फ्यूज में से आराम से पास करवा सकते हैं बिना मेल्ट हुए, मैक्सिमम करंट कितना पास करवा सकते हैं, या मैक्सिमम करंट जो कि एक फ्यूज हैंडल कर सकता है बिना मेल्ट हुए। डिवाइड नीचे डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, और न्यूमरेटर में क्या है? फ्यूजिंग करंट की वो मिनिमम करंट जिसपे फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम ध्यान से देखें, मान के चलते मैंने कोई फ्यूज लिया और ये जो फ्यूज है ये 10 एम्पेयर तक मैक्सिमम करंट होल्ड कर सकता है बिना मेल्ट हुए, और जैसे ही करंट 11 एम्पेयर जाएगी तो ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा। तो फ्यूजिंग करंट हो गई 11 और करंट रेटिंग फ्यूज की हो गई 10। तो आप देख लो, हमेशा ये चीज़ बिल्कुल सिंपल है, कोई भी कंडीशन होगी डिनोमिनेटर हमेशा छोटा रहेगा न्यूमरेटर से, क्योंकि करंट रेटिंग फ्यूज की वो करंट जिस पे फ्यूज मेल्ट नहीं होगा वो हमेशा कम होगी कंपेयर टू द वो करंट जिस पे फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात ये? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैंने देखा फ्यूजिंग फैक्टर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पिक्चर में। ठीक है, तो वो करंट जिस पे फ्यूज मेल्ट होगा, जिस डिवाइड बाय जिस पर मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जिस पर मेल्ट नहीं होगा वो हमेशा कम करंट होगी, और जिस पर मेल्ट हो जाएगा वो हमेशा ज़्यादा करंट होगी। ठीक है, तो इसीलिए फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा रहती है, याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमेशा 1 से ज़्यादा रहती है। कितनी रहती है? तो देखो 3-4 तरीके की मैंने यहाँ पे रेटिंग लिखी हुई है, ये वही सारे मैंने एग्जाम्पल लिए हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, मतलब भर भर के क्वेश्चंस हैं। तो मैंने देखा कम से कम 20 क्वेश्चन मुझे दिखे जो फ्यूजिंग फैक्टर पे आए हुए हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार मार्क कर लेना इस टॉपिक पे। तो रिवायरेबल एग्जांपल के तौर पे, जैसे फ्यूज़ को अगर हम कैटेगरी में बांटें तो एचआरसी फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, रिवायरेबल फ्यूज़ होते हैं, मीडियम लोड फ्यूज़ होते हैं। तो जो रिवायरेबल फ्यूज़ होते हैं जिसे हम किटकैट फ्यूज़ भी कहते हैं, अभी आगे इसको मैं कवर करूंगा, किटकैट फ्यूज़, तो इनकी जो रेटिंग होगी एफ फ्यूजिंग फैक्टर की वो 1.9 से लेके 2 के बीच में होगी। वहीं पर एचआरसी फ्यूज़ जो होते हैं आपके हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस, इनकी जो रेटिंग होगी वो 1.25 से लेके 1.5 के बीच में एफएफ रेटिंग, एंड मीडियम जो होंगे उनकी 1.45। तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे तुमसे पूछ लिया जाएगा कि भैया ये बता दो कि रिवायरेबल फ्यूज़ है, ठीक है, उस रिवायरेबल फ्यूज़ की फ्यूज़ रेटिंग कितनी होगी। तो डायरेक्टली ऑप्शन दिए होंगे 1.45, 1.25, 1.9, तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि फ्यूज, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कवर करा है मैंने कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूज पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक, सबसे पहले कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। अब कंडक्टिविटी अगर हाई होगी, देखो सारे पॉइंट जुड़े हुए हैं, कंडक्टिविटी हाई होगी तो लॉसेस कम होंगे, लॉसेस कम होंगे तो रेजिस्टिविटी भी कम होगी, और अगर तुम्हें फ्यूज़ को लगा रहे हो ताकि फ्यूज़ मेल्ट हो जाए जब फॉल्ट हो, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। और अगर हम बात करते हैं फ्यूज़ की, मैं हर बार इसको कहता हूँ, 2 तरीके के प्रोटेक्शन डिवाइसेस होते हैं, एक होते हैं सैक्रिफिशियल और एक होते हैं रीयूजेबल। यानी कि जैसे सर्किट ब्रेकर है, ये एक रीयूजेबल है, जैसे तुम्हारे घर के अंदर स्विच लगा हुआ है, तो एक बार पंखा बंद करने के बाद स्विच को फेंक थोड़ी देते हो, स्विच को दोबारा ऑन कर लेते हो, तो इट इज़ अ रीयूजेबल प्रोटेक्शन डिवाइस। लेकिन अगर फ्यूज़ की बात करें तो फ्यूज़ इज़ अ सैक्रिफिशियल का मतलब कुर्बानी दी जाती है फ्यूज़ की। तो जब भी फॉल्ट होगा, एक बार भी अगर यूज़ हो गया तो उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फ्यूज़ इज़ अ सैक्रिफिशियल एलिमेंट,
प्रोटेक्शन डिवाइस। तो इसीलिए ज़रूरी है कि फ्यूज़ की कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो, क्योंकि अगर फ्यूज़ की कॉस्ट हाई होगी तो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर फ्यूज़ की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ा दोगे तो लोग जैसा करते हैं कि हाई मतलब थिक वायर से सर्किट को कंप्लीट कर देंगे, जो कि मेल्ट नहीं होगा जब फॉल्ट होगा, तो फ़ायदा क्या। तो इसीलिए फ्यूज़ की जो कॉस्ट होती है, तो एक पॉइंट और ऐड कर लेना, लो कॉस्ट, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आया हुआ है, जो कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्यूज़ है, फ्यूज़ एलिमेंट है, वो किसका होता है, तो आप समझ लो ध्यान से, 10 एम्पेयर जो होता है वो बिल्कुल मिड में है। 10 एम्पेयर के अगर ऊपर का फ्यूज़ बना रहे हो, ऐसा फ्यूज़ जिसका करंट रेटिंग 10 के ऊपर है, तो वहाँ पे हम कॉपर या सिल्वर का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे आपने देखा होगा इन्वर्टर के अंदर, आपने देखा होगा इस तरीके का एक फ्यूज़ यूज़ होता है, सिल्वर कैपिंग होती है इस तरीके की, और ये इस तरीके का फ्यूज़ होता है। तो वो 10 एम्पेयर क्योंकि अबव होता है, तो सिल्वर का फ्यूज़ हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। वहीं पर अगर 10 एम्पेयर के नीचे का कोई फ्यूज़ बना रहे हो तो आप टिन का इस्तेमाल कर सकते हो, और टिन लेड। ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है स्पेशली डिप्लोमा लेवल पे, क्योंकि डिप्लोमा लेवल पे ये कह सकते हो, एज्यूम किया जाता है कि आप लोगों को इतनी जानकारी होनी चाहिए मटेरियल की, कि कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली जगह पे, ठीक है। तो याद समझ में आ गई होगी बात ये। तो टिन का अगर होगा, नॉर्मली टिन का हो सकता है, टिन लेड का हो सकता है। टिन लेड बहुत यूज़ करते हैं, तो मैंने देखा पेपर में काफ़ी बार आया हुआ था कि टिन लेड है, तो उसमें टिन का रेशियो कितना है, तो याद रखना 62% है टिन का रेशियो, और लेड भी अगर है उसके अंदर तो 38% जो होगा वो लेड होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये याद रहेगा, 62% टिन और 38% लेड, याद रखना ये रेशियो ऐसे ही है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि कितना परसेंट टिन कितना परसेंट लेड, ठीक है भाई। पूरा लेक्चर के अंदर मैं सारे वही पॉइंट कवर कर रहा हूँ जिस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है कि जिसको हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि जो बेकार है, जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं, सारे वही पॉइंट मैंने उठाए हैं। लेक्चर बनाया ही इस पर्सपेक्टिव से है जिसपे क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि ये टेबल देख लो बहुत ध्यान से। तो इसमें पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ फ्यूजेस और उनकी फ्यूज रेटिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो 4 तरीके के फ्यूज लिए हैं मैंने यहाँ पे। किटकैट फ्यूज, वही जो रिवायरेबल होते हैं, इनकी रेटिंग होती है 5 से 3000 एम्पेयर के बीच में यूज होंगे। और डी टाइप के कार्टेजेस, डी टाइप का जो कार्टेज होगा उसके अंदर 2 से 63 एम्पेयर की फ्यूज रेटिंग होगी। HRC 3 एम्पेयर से लेके 1000 एम्पेयर तक के आते हैं। और डी टाइप, सिंपल डी टाइप, एक डी टाइप कार्टेज हो गया, एक सिंपल डी टाइप हो गया। इनकी जो होगी ये 100 मिली एम्पेयर से 10 एम्पेयर के बीच में होगी। तो ये बेसिकली आप कह सकते हो जो डिजिटल कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं, जो कंट्रोल सर्किटरी होती है, कंट्रोल सर्किट, उसके अंदर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जनरली जब हम लोग कंट्रोल सर्किट बनाते हैं या कंट्रोलर बनाते हैं, तो वो मेनली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से होता है, तो उसमें करंट की वैल्यू कम ही रहती है। तो वहाँ पर हम डी टाइप के ऊपर रिलाई करते हैं, बिकॉज डी टाइप इज हाईली रिलायबल फ्यूजेस, ठीक है, जो फेल नहीं होते जल्दी। नेक्स्ट यहाँ पे HRC फ्यूज़ के बारे में समझ लेते हैं। 2 तरीके के फ्यूज़ मैं समझाऊंगा, एक HRC और एक किटकैट, दोनों कवर कर लेंगे। तो HRC फ्यूज़ जो होते हैं इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हैं। इट इज़ अ हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। रप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, रप्चरिंग कैपेसिटी रिफर करी जाती है कि मैक्सिमम पावर जो कि एक फ्यूज़ इंटरप्ट कर सकता है एट द टाइम ऑफ फॉल्ट। यानी कि अगर मान के चलते हैं फॉल्ट हुआ 100 एम्पेयर का, 100 MVA का, ठीक है, और उसको हमारा फ्यूज़ जो है वो उसमें उसको इंटरप्ट कर सकता है, तो इट इज़ पर्टिकुलरली रप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ डेड फ्यूज़। तो मैक्सिमम पावर जो कि एक फ्यूज़ रोक सकता है या फॉल्ट के टाइम पे जिसमें वो इंटरप्ट कर सकता है, डेट इज़ पर्टिकुलरली द हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इसकी रप्चरिंग कैपेसिटी हाई होती है, और इसको हम लोग याद रखना, रप्चरिंग कैपेसिटी को MVA में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट होती है, ये पूछा गया एग्जाम में कि यूनिट क्या होती है HRC फ्यूज़ की। तो रप्चरिंग कैपेसिटी किस में, देखो HRC फ्यूज़ की जो रेटिंग होगी वो एम्पेयर्स में होगी, ध्यान रखना ये दोनों में अंतर है। फ्यूज़ की रेटिंग एम्पेयर में होगी, और रप्चरिंग कैपेसिटी की रेटिंग MVA में होगी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर याद रखनी है, ये डिफरेंस याद रखना है, ठीक है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। दोनों ही पूछे गए एग्जाम में कि फ्यूज़ की रेटिंग किस में है, तो आंसर हो गया एम्पेयर, और रप्चरिंग कैपेसिटी की रेटिंग किस में है, तो वहाँ पे MVA हो गया, ठीक है। देन दिस इज द HRC फ्यूज़। अब HRC फ्यूज़ के ऊपर 2-4 क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये आ जाता है कि HRC फ्यूज़ के अंदर यहाँ पे ही फिलिंग होती है, ये फ्यूजिंग एलिमेंट है, ये उसको होल्ड करने के लिए फ्यूज़ लिंक है। देन यहाँ पर क्या है, ये जो तुम देख रहे हो, ये जो येलो येलो कलर का, दिस इज पर्टिकुलरली फिलिंग पाउडर। ये क्या करता है, इसका काम होता है 2 काम। एक तो मैंने बताया जब भी फ्यूज़ मेल्ट होगा तो आर्किंग होगी, तो आर्क को ख़त्म करना, आर्क को क्वेंच करने का काम करेगा। और दूसरा कूलिंग मीडियम प्रोवाइड करेगा, यानी कि कूल रखेगा फ्यूज़ को,
और अगर आर्किंग हो गई तो उस आर्क को ख़त्म करने का काम करेगा। तो बेसिकली जो फिलिंग पाउडर होता है ये आपका किसका बना होगा, तो पीओपी का बना हो सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चाक पाउडर हो सकता है, क्वार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दोनों पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो तुमसे पूछा जाएगा भैया फिलिंग पाउडर बता दो, तो तुम कहोगे अभी बता रहे हैं, पीओपी का होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो सकता है, चौक का हो सकता है, और क्वार्ट्स क्रिस्टल का हो सकता है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये 3 चीज़ें। काम क्या है, आर को ख़त्म करना और कूलिंग प्रोवाइड करना साथ में। एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि जो फ्यूज वायर है एचआरसी का वो किसका बना होगा, तो याद रखना सिल्वर का बना होगा। ठीक है, तो जो फ्यूज वायर हम लोग लेंगे वो सिल्वर का लेंगे, मैंने बताया था, क्योंकि हाई रप्चरिंग कैपेसिटी का फ्यूज है, इसका मतलब 10 एम्पियर के लगभग ऊपर ही काम करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है 10 एम्पियर के ऊपर जा रहे हो तो सिल्वर की तरफ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एचआरसी फ्यूज को एक खास कैटेगरी में रखा जाता है, और उसके खास कैटेगरी के पीछे का जो मेन रीजन है वो ये है कि जो एचआरसी फ्यूज हैं ये सेफली कैरी कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट को थोड़ी देर तक के लिए एट अ पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड। इसका क्या मतलब हुआ कि मान के चलते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ, तो अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एक नॉर्मल फ्यूज में होगा तो वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा तुरंत ही। लेकिन अगर यही शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एचआरसी फ्यूज के अंदर होगा तो एचआरसी फ्यूज थोड़ी देर तक के लिए इसको कैरी कर लेंगे, एचआरसी फ्यूज थोड़ी देर तक के लिए कैरी करेंगे। ठीक है, जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट होगा उसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि एचआरसी फ्यूज ना थोड़ा सा टाइम पीरियड अलाउ करते हैं कि आप थोड़ा समय ले लो। अगर कभी फॉल्ट आया है तो कहेंगे ठीक है तो थोड़ी देर तक के लिए हम फॉल्ट करंट को झेल लेंगे, तब तक तुम फॉल्ट को क्लियर कर लो। तो एचआरसी फ्यूज के अंदर हमें क्या होता है कि एक एडिशनल टाइम मिल जाता है, एडिशनल टाइम मिलता है फ्यूज फॉल्ट को क्लियर करने का। अगर उतनी देर में फॉल्ट क्लियर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, फ्यूज रिमेन इंटैक्ट रहेगा। लेकिन अगर फॉल्ट क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है, अगर फॉल्ट क्लियर नहीं हो पाया किसी भी वजह से, तो ऐसे केस में फ्यूज क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। तो एचआरसी फ्यूज का बहुत इस्तेमाल हम लोग करते हैं अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस में, जहाँ पे हमें थोड़ा सा टॉलरेंस चाहिए। नॉर्मली फ्यूज क्या है, अगर नॉर्मल फ्यूज के अंदर करंट जैसे ही फॉल्ट करंट आया ये तुरंत मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एचआरसी फ्यूज क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए कह देगा कि चलो ठीक है थोड़ी देर में बर्दाश्त कर ले रहा हूँ ओवर करंट को। सो डेट इज द मेजर डिफरेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं किटकैट फ्यूज की, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फ्यूज है, इसको रिवायरेबल फ्यूज भी कहते हैं। रिवायरेबल क्यों, क्योंकि घर के अंदर आपने देखा होगा ये कटआउट उटआउट जो घर के अंदर लगा होता है मीटरों पे, तो घर के अंदर आपने मीटर देखा होगा, अगर लाइट मान लो चली गई तो, या लाइट मान लो खराब हो गई, तो हम क्या करते हैं मीटर में से कटआउट निकालते हैं और उसके अंदर वायर चेक करते हैं। तो वायर अगर ख़राब होता है, ये जो वायर होता है इस कटआउट का, इसको हम कहते हैं फ्यूज़, सॉरी इसको कहते हैं फ्यूज़ एलिमेंट। जैसा कि वहाँ सिल्वर का था, हम लोग किटकैट फ्यूज़ के अंदर जनरली जो है वो कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारा फ्यूज़ एलिमेंट होता है। हम देखते हैं अच्छा ठीक है फ्यूज़ एलिमेंट सही है तो कटआउट को दोबारा लगा देते हैं, अगर ख़राब होता है तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब क्योंकि इसको हम लोग रीवायर करते हैं, अगर मान के चलते हैं हमने कटआउट निकाला और ये वायर हमें टूटा हुआ मिला, तो हम क्या करेंगे, नया एक वायर यहाँ पे लगा देंगे, नया कॉपर वायर लगा देंगे। तो क्योंकि तुम इसको रीवायर कर सकते हो इसीलिए इसका नाम पड़ा रिवायरेबल फ्यूज। ठीक है, क्लियर हो गया। तो किटकैट फ्यूज को जो हम लोग रिवायरेबल फ्यूज क्यों कहते हैं समझ में आ गया होगा। नाउ अगर हम फ्यूज को मतलब पूरे सिस्टम को देखें किटकैट फ्यूज को, तो इसके अंदर जो 3 चीज़ें हैं जो इसको मिलके बना होता है। सबसे पहली चीज़ है आपकी फ्यूज कैरियर, जिसके अंदर फ्यूज एलिमेंट रहता है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है। ये फ्यूज वायर है, ये जिस पर्टिकुलरली हैंडल पे रहेगा, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड फ्यूज कैरियर। इसका एक और नाम होता है कटआउट। तो जनरली जो हम लोग लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कि कटआउट चेक कर लो, कटआउट निकाल के, तो कटआउट जब भी वर्ड यूज करा जा रहा है तो इसका मतलब है फ्यूज कैरियर। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। देन जिसमें कटआउट को हम लोग फिट करते हैं वो हो गया फ्यूज बेस। ठीक है, तो फ्यूज बेस के अंदर ही घर की लाइन जो लाइव वायर आ रहा होता है वो यहाँ से ऐसे करके निकला होता है। ठीक है, और ये जो बीच का, इनको बीच में जो जोड़ने का काम है वो इस कटआउट से या फ्यूज कैरियर से हम लोग करते हैं। तो जैसे ही हम इसके अंदर इसे फिट करते हैं तो ये जो फ्यूज एलिमेंट देख रहे हो ये इस पर्टिकुलरली लाइव वायर और घर के अंदर जो वायर गया इनके बीच में फिट हो जाता है, और हमारी घर की बिजली जो होती है वो चालू हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे याद रखना फ्यूजिंग फैक्टर इसका 1.95 से 2 तक होता है, और फ्यूज रेटिंग जो होती है वो 5 से 3000 एम्पेयर के बीच में होती है। रिवायरेबल जो फ्यूज होता है इसकी खास बात क्या है कि एक तो सबसे पहली बात लीस्ट एक्सपेंसिव है, सस्ता है, इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। और एक बात और, एक चीज़ और यहाँ मिसिंग है, जो फ्यूज कैरियर है ये आपका पोर्सलिन का बना हो सकता है, पोर्सलिन, या फिर कह सकते हो चीनी मिट्टी का बना होता है, जैसे आपने व्हाइट कलर का देखा होगा, तो इंसुलेटिंग मटेरियल का ये बना होता है। तो जनरली पोर्सलिन का ये आपको मिलेगा। ओके,
लीस्ट एक्सपेंसिव हो गया रीवायर फ्यूज। दूसरी बात क्या हो गया, कॉमनली यूज्ड इन हाउस वायर एंड स्मॉल करंट सर्किट। तो ये कहाँ यूज़ करेंगे, तो घरों में, ठीक है, हाउस होल्ड में यूज़ करेंगे, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में, डोमेस्टिक जो अप्लाइंसेज हैं वहाँ पर, या फिर स्मॉल करंट सर्किट के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नोन एज किटकैट फ्यूज़, ठीक है। तो ये तो मैंने कवर ही कर दिया कि भाई इसको किटकैट फ्यूज़ कहते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी पूरी की पूरी जो कलर जो पीडीएफ है, ये जो मैंने आपको जितना भी पढ़ाया फ्यूज़ के बारे में, इसकी पीडीएफ आपको मंथ के लास्ट में जो अब मैं मैगजीन पब्लिश करने लगा हूँ वहाँ पे मिल जाएंगे। उस मैगजीन के अंदर उस पूरे महीने में जितने भी लेक्चर्स कवर करूँगा मैं एक साथ आपको एक जगह विद प्रॉपर कंटेंट बना के मैं आपको दे दूंगा। तो वो मैगजीन आपको मिल जाएगी, कुछ करना नहीं है आपको, बस ज्वाइन रहना है हमारे ग्रुप में, और वो सारे लेक्चर्स उस हफ्ते के जो होंगे वो वहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको भी डेली डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, और जस्ट एक जो उस पर्टिकुलर मंथ की मैगजीन से सारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोगों ने इस पूरे लेक्चर के अंदर जो टॉपिक कवर करे हैं उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर आप इतना टॉपिक फ्यूज एलिमेंट का कवर कर लेते हो, तो मान के चलते हैं कल तुम्हारा एग्जाम है, तो अगर इतनी जानकारी आप हासिल कर लेते हो तो काफ़ी हद तक एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। अगर फ्यूज के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो बहुत चांसेस हैं कि आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को देख के वो सारे टॉपिक्स जो होंगे वो कर ले जाओगे। तो आई होप आपको लेक्चर आज का पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स दे देना जो भी आपके व्यूज़ हैं, अगर अच्छा लग रहा है, अगर मेरा चैनल आपके सिलेक्शन में या आपकी तैयारी में सपोर्ट कर रहा है, आपके कॉन्सेप्ट बनाने में, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मेरे को भी पता फीडबैक मिलता रहे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर हाँ, अगर इसकी फुल फ्लेज आपको तैयारी करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्राइम ग्रुप हमारा देख लो, वहाँ पर यूथ पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो दिस इज पर्टिकुलरली द थ्योरेटिकल टॉपिक्स, इन्हीं के जो एप्लीकेशंस हैं, क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उन क्वेश्चंस के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या होगा सॉल्व करने का, वो मैंने उस पर्टिकुलर ग्रुप में कवर कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जाके आप उसको फ़ायदा ले सकते हो। अगेन थैंक यू।